अहमद है। मैंने पीएचडी की है इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से, और पीएचडी से पहले जो है ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक मैं एजुकेशन के साथ साथ डिफरेंट सोसाइटीज़ का मेंबर भी रहा हूँ। सोसाइटीज़ में मैं वॉलंटियर से स्टार्ट करके प्रेसिडेंट तक रहा हूँ। सो टीम मेंबर से लेके टीम लीडर तक सब ओहदों पे मैंने काम किया है। इसके साथ साथ मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज के हैं कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें मैंने काम किया है, उसके बाद टाइमली पीएचडी कंप्लीट करने पे मुझे वाइस चांसलर ने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद कुछ अर्सा मैंने मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में सर्व किया है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद आजकल मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कसूर में। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमें याद है कि जब हमारा फर्स्ट डे था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तो आपका हॉस्टल रूम जो है वो हमें नसीब हुआ। बाद में उधर ही हमारी अलॉटमेंट हो गई, और बाद में जब सोसाइटीज़ वगैरह को ज्वाइन किया तो उधर भी आपकी गाइडलाइन ने जो है ना हमें बहुत ज़्यादा, यानी कि कह लें कि गाइड एक पाथवे जो है ना वो हमारा क्लियर कर दिया था फर्स्ट डे से। तो सीआरशिप का भी मुझे पता है कि आपने जो है ना वो बताया था कि ये इसके बेनिफिट्स हैं, प्लस एंड माइनस है। तो सीआर का भी यानी कि आपने जो है ना कंसेप्ट। अच्छा तनवीर भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आजकल आपको पता है कि मेजर सब्जेक्ट सिलेक्शन का यानी कि फेज चल रही है काफ़ी स्टूडेंट्स की, जूनियर्स की। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आपने सॉइल साइंस को एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया तो उसकी वजह क्या थी, और उसका यानी कि कौन सा स्कोप था जो आपने मलहूज़े खातर रख के इसको सिलेक्ट किया? इस बात को थोड़ा सा मैं स्टार्ट से ले लूँगा कि जब हमारा हम्म एडमिशन होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उसके साथ ही हमें पता ये चलता है कि 2 साल हमने जर्नल एग्रीकल्चर पढ़नी है, और हम्म, उसके बाद हमने एक सब्जेक्ट को एज ए मेजर सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। राइट। तो उस वक्त से बंदा हर सब्जेक्ट को ये इंट्रोडक्शन उसका लेता है कि मैंने इसको एज ए मेजर सब्जेक्ट रखना है कि नहीं रखना है। सो जब मैंने सॉइल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा तो उसमें एक जो सेगमेंट था वो ये भी था कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और उसको कैसे रीयूज़ किया जा सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का बहुत बड़ा इशू था और मेरे घर के करीब भी था, तो मुझे ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल और अपीलिंग लगी। सो इस वजह से इस बात से मैंने मुतासर होके कि ये वाकई ही जो सब्जेक्ट है ये काम करने वाला है और मेरे अपने इलाके की प्रॉब्लम हल करेगा, तो ये सोच के मैंने सॉइल साइंस जो मेजर है इसको चूज़ कर लिया। ठीक है। और उसके बाद जब मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो फिर मुझे पढ़ना पड़ा जी सॉइल फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम्म उसके बाद डिफरेंट इसके जो एनवायरनमेंट के हैं सब्जेक्ट्स, फिर प्लांट न्यूट्रिशन और उसके बाद बायो फर्टिलाइज़र। तो मुझे इस सब्जेक्ट की वसअत का अंदाज़ा उसके बाद हुआ कि ये सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उसकी मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ नहीं होता, बल्कि जो प्लांट जो है प्रोडक्शन है उसके हर स्टेप, बेसिक स्टेप ही ये वाला है, सॉइल एंड वाटर, उसके बाद प्लांट न्यूट्रिशन। हम्म, सो बेसिक से लेकर आखिर तक ये सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल साथ चलता है। ठीक है। तो तो इस सब्जेक्ट जी 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 जी, प्लीज़ कंटिन्यू करें आप। जी, तो इस सब्जेक्ट में अगर आप देखें कि आजकल जो है जो एग्रीकल्चर के मतलब मसाइल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है सॉइल के हवाले से कि जो सॉइल है वो साल्ट फैक्ट्री सॉइल्स हैं, तो उनको रिक्लेम करना ये एक सॉइल साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है। उसके बाद जो इरिगेशन वाटर उसकी क्वालिटी, उसके बाद इरिगेशन वाटर की अवेलेबिलिटी, तो और उसके बाद फिर प्लांट न्यूट्रिशन आ गया। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि देखें कि अगर एवरेज यील्ड हम देखें गंदम की तो वो 38 जो है मंथ्स वो आई है। हम्म तो लेकिन अगर हम रिकमेंडेशन पे नज़र दौड़ाएं तो हमें ये लगता है कि जी इतनी बोरी इसकी, इतनी बोरी इसकी, इतनी बोरी इसकी, जबकि जो फार्मर हैं वो वेरी कर रही है उनकी यील्ड, कोई 20 मन ले रहा है, कोई 60 मन और कोई 70। सो इस चीज़ को हमने एक नए नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं कि बजाय इसके कि हम जो फर्टिलाइजर है उसको रिकमेंड करें, हम इसको रिवर्स लेके आते हैं कि जितनी आपने पैदावार लेनी है
उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो आपको पैदावार मिलेगी। ये ठीक है। नहीं होगा कि जो ट्रेडिशनल चल रही है या सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस पे आप गुजारा करके जो पोटेंशियल यील्ड है वो ले लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है। और आपका जो दूसरा सेगमेंट था वो ये था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। तो इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है हमारे एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए, कि ये हमेशा से एक बात शायद हमें वो सुनी सुनाई जाती है, दो मतलब उसके डिफरेंट पहलू हैं। एक तो ये कि जो किसान है वो फील्ड में काम करता है, वो प्रोडक्शन लेता है, तो वो हमसे ज़्यादा जानता है। और इसका जो दूसरा पहलू है वो ये वाला है कि किसान कहता है कि मैं कम से कम इनपुट दूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यील्ड ले लूं। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट जो हैं वो ठीक नहीं हैं। दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको ज़रूरत है कि ये दोनों आपस में मिल मिला के इन चीज़ों को बेहतर करें। ठीक है। तो इस सिलसिले में हमारा जो पंजाब एग्रीकल्चर विंग है ये भी जो फार्मर्स हैं उनकी रहनुमाई कर रहा है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो पंजाब की हैं वो भी सारा काम कर रही हैं। और फिर सोशल मीडिया पे आप जैसे जो हैं एक्टिविस्ट ये भी इस सिलसिले में काफ़ी रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। तो ये एक खुश आइंद बात है कि हम में ये ट्रेंड तो स्टार्ट हुआ कि जो फार्मर कम्युनिटी है वो भी ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। उनको भी पता है कि यूट्यूब पे कैसे वीडियोस देखी जा सकती हैं। सो जो जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो जस्ट आपके एक क्लिक अवे हैं। ठीक है। तो उसके हमने रहनुमाई करनी है कि जो थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं उनमें से रियलिस्टिक कितनी है और हमारी कंडीशन में कितनी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें स्टार्ट में। अब आप अपना सवाल करें। जी जी। माशाल्लाह तनवीर भाई, जिस तरह आप कह लें कि शुरू से बड़ा अच्छा समझाते हैं, उसी तरह आपने इसके मेजर के हवाले से जो है ना कंसेप्ट दोबारा से रिफ्रेश कर दिया है। तो अभी आपसे मैं पूछूंगा कि इसमें अब हमारी फॉर एग्जांपल के सॉइल साइंस मेजर के साथ जो है वो डिग्री हो गई है, तो अब एक एग्री ग्रेजुएट जिसके पास सॉइल साइंस मेजर की डिग्री या एग्रीकल्चर की डिग्री है, तो उसके लिए कौन कौन से यानी कि कह लें कि डोमेन्स हैं जिनमें वो जॉब कर सकता है विद सॉइल साइंस मेजर? सॉयल साइंस के साथ जो है सबसे पहले तो हम आ जाते हैं टीचिंग सेक्टर में। उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। उसके बाद हमारा जो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें आ जाते हैं। उसमें स्पेशल एक विंग है सॉयल रैपिड सॉयल फर्टिलिटी का। 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक जो है सॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी भटिया और एक सॉयल केमिस्ट्री का इंस्टीट्यूट है। तो इसमें अच्छी खासी जो सीट्स हैं वो मुख्तस हैं सॉयल साइंटिस्ट के लिए। ठीक है। उसके अलावा जो एक्सटेंशन वाली हैं उसमें तो कोई भी एग्रीरियन जा सकता है। उसके बाद जो आ गई मार्केटिंग आ गई या दूसरी, ये जो ट्रेडिशनल है ये तो हम उस वक्त से बता रहे हैं स्टूडेंट को जब हम खुद स्टूडेंट्स थे। ठीक है। मेजर सब्जेक्ट सिलेक्शन जो सेमिनार था तब से बता रहे हैं। लेकिन जब से मैं फील्ड में आया हूँ या ये लेबॉर्ट्री ज्वाइन की है मैंने, तो तब से ये कुछ चीज़ें मेरे जो है नॉलेज में इजाफा हुआ है। ठीक वो है। ये वाला कि ये सिर्फ स्कोप नहीं है जो हम सोचते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम ये सोचते हैं कि या तो सरकारी है या वो प्राइवेट मार्केटिंग वाली है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं 600 एकड़ 1000 एकड़ वाले, और उन फार्म्स पे बहुत बड़ा इशू है। कौन सा इशू है? एक सैलिनिटी का, सोडिसिटी का, और दूसरा जो है ये ब्रैकिश वाटर उसका। तो हमारे पास चूंकि कंसल्टेंसी के लिए आते रहते हैं लोग, तो हमें ये पता चलता है कि एक एग्रेरियन और प्लस सॉइल साइंटिस्ट अगर वहाँ पे हो तो इन चीज़ों को ना सिर्फ रिक्लेम करके जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अपनी एक धाक बिठाई जा सकती है, बल्कि ये जो हमारे यंग एग्रेरियंस हैं उनके लिए जॉब का एक बहुत बड़ा जो पोटेंशियल एरिया वो ये वाला है। एक और बात ये थोड़ी सी हटके है, अगर कोई मेरे हमारे जो नाजरीन और सामीन हैं उनको नागवार ना गुजरे तो जी 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 श्योर। वो ये वाली बात है कि हम देखते हैं कि जो भी मेडिकल का ग्रेजुएट होता है, जैसे ही वो ग्रेजुएट होता है वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। वो किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पे बैठ जाएगा, वो किसी अपनी बैठक में बैठ जाएगा, वो किसी भी जगह पे विजिट करने के लिए बैठ जाएगा कि हाँ वीक में इतने दिन बैठना है उतने बैठना है। लेकिन मैं मतलब तकरीबन
काफ़ी अरसा मेरा गुजर गया है एग्रीकल्चर में, तो मैंने बहुत कम एग्री ग्रेजुएट्स देखे हैं जो अपनी प्रैक्टिस करते हों, जिन्होंने अपनी ज़मीन कोई अर्न की हो, कोई लीज पे ली हो, या अपनी जो पेरेंट्स की अबाव अजदाद की जो ज़मीन आती है उस पे वो एग्रीकल्चर करें। आई डोंट नो कि कहाँ पे ये कमी रह गई है कि हमें शायद खुद पे यकीन नहीं है, तो इस वजह से लोगों को हम पे यकीन नहीं है। तो ये एक तल्ख हकीकत है जिस पे मैंने भी ज़रूर मेहनत करके काम करना है, और मैं जो हमारे यंगस्टर एग्रेरियंस हैं जिन्होंने हमारी बातें सुन के मेजर सब्जेक्ट रखना है, तो उनको भी मैं ज़रूर इनवाइट करूँगा कि अभी आपके 2 साल या 4 साल कम अज़ कम हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपने इस सोच के साथ ये एग्रीकल्चर पढ़नी है कि 2 साल के बाद आपने खुद फील्ड में खड़े होना है और आपने ज़मीन लेके अपनी एग्रीकल्चर भी करनी है। बाकी प्राइवेट सरकारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपसे कोई नहीं छीनेगा, वो आपका जो पोटेंशियल है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये वाला अगर एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू कर लें या फार्मिंग खुद से शुरू कर लें, तो ये एक बहुत अच्छी एफर्ट होगी आपके लिए और हमारे लिए और आपके लिए भी कि हमारे कहने पे किसी ने काम स्टार्ट कर लिया। बिल्कुल तनवीर भाई, उसमें ना मैंने यानी कि कह लें कि आज जिस तरह ये प्लान किया था ना, उसमें एक तो ये था कि मेजर के हवाले से डिस्कशन हो, दूसरा ये था कि आपके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में सर्व कर रहे हैं उनके हवाले से हमारी डिस्कशन हो सके। तो उसमें यानी कि एक चीज़ ये मैंने सोची कि क्यों ना एक इस तरह के हम अपने गेस्ट लेके आए प्रोग्राम के अंदर कि जो कि ऑलरेडी एज अ फार्मर सर्व कर रहे हैं। तो वो आज यानी कि मैंने 2-3 से बात की, लेकिन उनको कोई डोमेस्टिक असाइनमेंट थी उनकी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना उनको भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे। तो तनवीर भाई, अब आपसे यानी कि मैं अपना कह लें कि एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, और वो ये है कि एक एग्रेरियन अपनी डिग्री स्टार्ट कर देता है, आपने कंसेप्ट जो है क्लियर कर दिया, आपने जो है जॉब्स का उसे बता दिया, तो क्या आप उसे यानी कि गाइड करेंगे कि यूनिवर्सिटी के जो 4 साल या 6 साल उसने यूनिवर्सिटी में स्पेंड करने हैं, उसमें वो किस तरह अपनी स्किल्स को जो है इम्प्रूव करे, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करे, उस हवाले से जो है ना थोड़ा सा आप गाइड कर दें। ओके, इस बात का भी आगाज मैं करता हूँ एक एग्जाम्पल से, जो बड़ी प्रैक्टिकल और जो फील्ड की एग्जाम्पल है वो ये वाली। एक फार्मर हमारे पास आता है सॉइल का और वाटर का जो है वो नमूना लेके, सैंपल लेके, वो कहता है कि इसको एनालाइज कर दें और हमें रिकमेंड कर दें कि हमने फर्टिलाइजर कितनी कितनी डालनी है, ठीक है, पानी कैसे लगाना है और कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमने यूज़ करनी है। हम उसे बता देते हैं कि आपकी सॉइल में ये मसला है, इसको आप इस तरह ठीक कर लें, जो पानी है वो आपका फिट है इरिगेशन के लिए, और जो खादें हैं वो आपकी ज़मीन के हिसाब से ये वाली खाद आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, वो सारा सीज़न ख़त्म हो गया, वो क्रॉप हार्वेस्ट करके वो हमारे पास आ गया, वो आके हमसे नाराज़ होता है जी कि आपने सारी खादें डलवा दी, आपने सारा काम कर दिया, लेकिन जो पैदावार है उसमें इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि हम लोग जी सिर्फ ग्रेजुएशन भी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, PhDs पोस्ट डॉक किया हुआ है, और एक बेसिक जो फार्मर है वो आगे हमसे ये शिकवा शिकायत कर रहा है। ठीक है, तो ये बात जो है, ये बात बड़ी वो टचिंग सी हो जाती है कि बंदा पूरी एफर्ट से, ईमानदारी से लोगों को मुखलिस होके मशवरे दे रहा है, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या किया जाए। फिर पता ये चला कि ठीक है जी, नेक्स्ट जब आपकी क्रॉप होगी तो आपने हमें लेके जाना है हर स्टेप पे साथ, ठीक है, गाइडेंस के लिए। ठीक है, हम गए तो अब हम रिकमेंड ये करते हैं कि अगर आपने जो राइस है उसकी कल्टीवेशन करनी है, तो जो उसकी प्लांट पॉपुलेशन है वो 80,000 प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर पोटैटो लगाने हैं तो वो 60,000 होने चाहिए। अब वो ये कहता है कि मेरी लेबर जो है ना वो मैं ठेके पे लगवाता हूँ, तो वो 60,000 नहीं ज़रा 70,000 लगा देते हैं, 65,000 लगा देते हैं। तो पैदावार तो आप देखें कि स्टार्ट में वहां से गलती हो गई। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आ गई बात कि वहां पे किसी इंसेक्ट का या पेस्ट का अटैक हो गया, या उस पर कोई डिजीज आ गई, या उसके बाद उसने जब हार्वेस्टिंग करने लगा है तब उसे कोई मशीनरी नहीं मिली, उसने मैनुअल यूज़ किया है फार्मिंग को, और उसके बाद क्या हुआ है कि वो जब मार्केट में लेके जाने लगा है तब उसे कोई रेट अच्छा नहीं मिला।
सो इस एग्जाम्पल को अब मैं रिवील करता हूँ कि इस एग्जाम्पल का मकसद क्या है। सबसे पहले जो बात है कि प्लांट पॉपुलेशन वो एग्रोनॉमी वाले हमारे भाई हैं, उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन वाले आ गए, पीपी वाले आ गए, एंटो वाले आ गए, फिर पोस्ट हार्वेस्ट वाले आ गए। उसके बाद इसके दौरान जो हमने मशीनरी यूज़ करनी है वो एग्री इंजीनियरिंग, या इससे पहले जो इंजीनियर साहब आके वो बता रहे थे। मतलब ये है कि स्पेशलाइजेशन है वो आपकी है, वो हाफिज तनवीर साहब की है, वो जुनेद साहब की है, या इससे पहले जो इंजीनियर साहब की है उनकी है। लेकिन प्लांट्स को या फार्मर को तो नहीं पता कि सिर्फ एक एस्पेक्ट को साथ लेके चलना है, उसे तो सीड से लेके सोल्यूशन दोबारा चाहिए। यील्ड तक सोल्यूशन चाहिए। तो बताने का मकसद ये था, आपके सवाल ये था कि जी क्या सीखना चाहिए। तो भाई मेरे, आपने अपना सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ जो आपके ग्रुप्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो चाहे कोई भी मेजर है, उनसे आप डिस्कशन रखें, फिर ही आप एक कंप्लीट एग्रेरियन और एक कंप्लीट पैकेज होंगे जिसको लोग मुंह मांगी कीमत पे अपने फार्म पे रखने के लिए तैयार होगा, और जो अपनी जो यील्ड है वो मिसाली जो पैदावार है वो लेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसमें मेहनत कर लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट भी है, उसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज भी करेंगे, उसमें हम ट्रेनिंग्स भी करेंगे, उसमें हम विजिट्स भी करेंगे, जो इंटरनेशनल सेमिनार्स हैं, जो दूसरे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो भी करेंगे, लेकिन वो होंगे एक सब्जेक्ट के, उसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए। लेकिन जो किसान का मसला है वो एक कंप्लीट पैकेज है। तो इस वजह से ये सबसे पहला सबक ये वाला है कि आपने हर मेजर के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी है और उनकी बात बड़े गौर से सुननी है। फिर ही आप एक कंप्लीट जो है एग्रीरियन वो होंगे और फील्ड में आपका नाम होगा। और उसके बाद ये तो एक बात आ गई पढ़ने लिखने वाली या एग्रीरियंस वाली। ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बहुत से मसाइल होते हैं, तो उनके लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं तो नहीं जाता, सिर्फ दो बातें कहूंगा कि एक, कि आप सीखें कि लेट इट गो, कि जो होना था वो हो गया, और दूसरा एडॉप्शन या अडेप्टेशन जिसे आप समझ लें, कि जैसा भी आपके हालात होंगे, सिर्फ हालात को कोसते रहने से कमरा, जो एक कमरे में अगर आप भी हमारे साथ 15 लोग रहते रहे हैं, तो आपको कोसने से या इंतजामिया को कुछ कहने से वो कमरा या हालात चेंज नहीं हो गए। अगर हमने या आपने हमारे साथ अच्छे तरीके से रहते रहे हैं, चाहे कमरे में गुंजाइश कमी थी, दिल में गुंजाइश थी, तो आज 15 साल बाद भी हम एक दूसरे को देखते नहीं है, एक फोन स्क्रीन पे नाम देखते ही हमारी मुस्कुराहट आ जाती है। तो इस तरह के आप जो है अपना टाइम स्पेंड करें यूनिवर्सिटी में, कि जब भी कोई भी आपको देखे तो उसके दिल को तसल्ली मिले और वो खुश हो जाए। वो दिल में कुदूरत रखने से या किसी से जेलसी वाला फैक्टर, ये एक कामयाब इंसान के दिल में नहीं होता, बहुत सी गुंजाइश रखनी चाहिए। अच्छा तनवीर भाई, मेरा ना लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्योंकि आप भी डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहे, मैं भी डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहा, तो यूनिवर्सिटी लाइफ में ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ये स्टूडेंट की ग्रूमिंग में इनका क्या किरदार हो सकता है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम आता है? हाँ, अब देखें कि सिर्फ जो साइंटिस्ट हैं उनका काम ये नहीं है कि सिर्फ कंसल्टेंसी दे दें, वो उनका काम मैनेजमेंट भी है। अगर एक बंदा ही पूरी एक विंग चला लेगा, पूरा डिपार्टमेंट चला लेगा, पूरा प्रोविंस चला लेगा, तो फिर बाकी बंदे क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता। आपने एज ए वॉलंटियर या एज ए स्टार्टर भी, जो फ्रेश स्टार्ट लेता है अपना करियर का, अर्ली करियर जो है बंदे, वो वाला भी काम करना है आपने। उसके बाद आपने सीनियर पोजीशन पे भी आना है। ठीक है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग, आपकी कोचिंग यूनिवर्सिटी में ही हो जाए कि जब आप जूनियर हैं तब आपने कैसे मशवरे देने हैं, तब आपने किस तरह सीनियर्स के साथ चलना है, और जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लीडर बन गए हैं तो फिर आपने किस तरह बिहेव करना है। अगर ये दो चीज़ें आपने अपनी पर्सनैलिटी में यूनिवर्सिटी लाइफ में ही डाल ली, तो उसके बाद इंशाल्लाह 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 पूरी लाइफ में आपको कोई मसला नहीं होगा। तो तनवीर भाई, माशाल्लाह आपके टाइम का और आपकी गाइडलाइन का जो है बेहद शुक्रिया। तो अभी लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को, हमारे जूनियर्स को, हमारे कुलीग्स को जो है आप बीइंग एग्रेरियन देना चाहें।
मैसेज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना है, उनको यही मैसेज है कि जो भी आप सब्जेक्ट लें उसको दिलो जान से एक्सेप्ट करें। और मेजर सब्जेक्ट सिलेक्शन का मकसद सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एक कंपनी सिलेक्ट करना नहीं है, कुछ और सिलेक्ट करना बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, और सब्जेक्ट की सिलेक्शन में भी मैं जो है वो फिंगर टिप्स पे क्राइटेरिया अपने वक्त में बताता होता था, लेकिन आजकल चले इस जो है सोशल मीडिया की वसातत से भी मैं बताता चलूं कि सबसे पहले आपने देखना है कि इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं। ठीक है। दूसरा, उस इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज कितनी हैं। तीसरा, उसमें जो फंडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने हैं। चौथा, उनकी पब्लिकेशंस कितनी हैं। ठीक है। और क्योंकि मैं बीइंग ए सॉइल साइंटिस्ट, तो मैं इस बात पे बड़ा खुश होकर आपको बताऊंगा कि जब हम लोग पीएचडी में के स्टूडेंट थे, तब टीचर्स को कोई पीएचडी का ऐसा स्टूडेंट नहीं मिल रहा होता था जिसको वो अपने प्रोजेक्ट में रख सकें। मतलब या तो ये सारे स्टूडेंट्स HEC से स्कॉलरशिप ले रहे होते थे, या ऑलरेडी किसी सब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट उसमें काम कर रहे होते थे। और उसका फ़ायदा ये होता था कि आपका एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी साथ होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो साथ लेके चलें अपने सब्जेक्ट में। ऑनलाइन कोर्सेज करें, ऑनलाइन वीडियोस देखें, उनको वेट करें, अपने टीचर से कंसल्ट करें, तो फिर ही आप इंशाल्लाह जो है एक कंप्लीट पैकेज बन के निकलेंगे जिसकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो तनवीर भाई, आपकी मोहब्बत का, आपकी गाइडेंस का बेहद शुक्रिया। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो कह लें कि पॉजिटिव डिस्कशन है उसको प्रमोट कर सकें, उसको एक्सप्लोर कर सकें। तो आपके वक्त का, आपकी गाइडलाइन का और आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।